तो आज हम इंडिया के सामने खड़े 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फ्रंट्स पर एक नजर डालेंगे। ये एक्सप्लेनर आपको इन अलग अलग चैलेंजेस पर एक साफ तस्वीर देगा कि इंडिया आज कहाँ खड़ा है। हम 4 अलग अलग एरियाज कवर करेंगे। पहला है सप्लाई चेन से जुड़ा इकोनॉमिक चैलेंज, दूसरा वर्चुअल एसेट से पैदा हुआ नया सिक्योरिटी थ्रेट, तीसरा जंगल कैट्स के कंजर्वेशन में एक ऐसा गैप जिस पर कम लोगों का ध्यान जाता है, और चौथा आईएएस ऑफिसर्स के रेजिग्नेशन से जुड़ा गवर्नेंस का डायलेमा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले फ्रंट से, द इकोनॉमिक चैलेंज। यहाँ हमारा मेन फोकस होगा स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन्स को मजबूत और सिक्योर करने पर। सप्लाई चेन रेजिलियंस, इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में ये किसी भी देश की इकोनॉमी की वो ताकत है जिससे वो दुनिया भर से आ रहे सामान या रॉ मटेरियल की सप्लाई में आई किसी भी रुकावट को झेल सके, उसके हिसाब से खुद को ढाल सके और उसे जल्द से जल्द रिकवर कर पाए। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। सोचिए, 85%। इसका साफ मतलब है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में जरा सा भी उतार चढ़ाव हमारी पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है। और ये सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है। हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जिसे हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, वो भी दवाइयां बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स यानी एपीआईज के लिए 65 से 70% तक दूसरे देशों पर निर्भर है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए गवर्नमेंट मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपना रही है। आपने पीएलआई स्कीम्स के बारे में सुना होगा, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। एग्रीकल्चर में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स है और एनर्जी सेक्टर में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये सभी कदम इस डिपेंडेंसी को कम करने की ही कोशिश है। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी से आगे बढ़कर हम एक बिल्कुल नए दौर के सिक्योरिटी थ्रेट की तरफ चलते हैं। ये है वर्चुअल एसेट्स, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े रिस्क्स और सरकार इन पर कैसे क्रैकडाउन कर रही है। यहाँ 2 तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। एक तरफ है डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स जो इंडिया में काम करते हैं। इन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए लागू होता है। इन्हें केवाईसी करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ है ऑफशोर यानी विदेशी प्लेटफॉर्म्स। ये अक्सर अनरजिस्टर्ड होते हैं, इनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और इनका इस्तेमाल टैक्स बचाने और गलत कामों के लिए किया जाता है। तो ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स मनी लॉन्ड्रिंग का एक हाईवे बन जाते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है। गलत तरीके से कमाया पैसा इन ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर क्रिप्टो में बदल दिया जाता है। फिर इसे अलग अलग वॉलेट्स में घुमाकर इसका असली सोर्स छुपा दिया जाता है और आखिर में ये पैसा क्लीन मनी बनकर वापस इंडियन इकोनॉमी में आ जाता है। और मजेदार बात यह है कि जब 2022 में इंडिया ने क्रिप्टो पर टैक्स लगाया तो इसका एक उल्टा असर हुआ। टैक्स और स्क्रूटनी से बचने के लिए बहुत सारे यूजर्स इन ज्यादा रिस्की ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले गए। इससे एक नया रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट बन गया। इसके जवाब में सरकार ने अब सख्त कदम उठाए हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये रूल लाया गया कि सभी प्लेटफॉर्म्स के प्रिंसिपल ऑफिसर्स इंडिया बेस्ड होने चाहिए। जो प्लेटफॉर्म्स रूल्स फॉलो नहीं कर रहे उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। और तो और एनआईए, सीबीआई और ईडी जैसी टॉप एजेंसीज मिलकर इसकी जांच कर रही हैं। चलिए अब इस डिजिटल दुनिया से निकलकर जमीन पर आते हैं, एक ऐसे एनवायरमेंटल चैलेंज की तरफ जो अक्सर हमारी नजरों से दूर रहता है। ये है जंगल कैट का कॉन्जर्वेशन। जंगल कैट के कॉन्जर्वेशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास उसके नाम में ही है। ये जानवर ज्यादातर घने जंगलों में नहीं बल्कि खेतीबाड़ी वाले इलाकों और इंसानी बस्तियों के आसपास रहता है, और यही वो जगह है जहां कोई फॉर्मल प्रोटेक्शन का सिस्टम ही नहीं है। इसी वजह से इसके सामने खतरे भी अलग हैं। रोड्स बनने से इनका इलाका टूट रहा है, आवारा कुत्तों के हमले होते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारी कंजर्वेशन पॉलिसीज सिर्फ जंगलों पर फोकस करती हैं। ऐसे खुले इलाकों को यानी ओपन इकोसिस्टम्स को अक्सर वेस्टलैंड मान लिया जाता है, जिससे इनका बचाव हो ही नहीं पाता। तो यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, अगर कोई जानवर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बाहर इंसानों के बीच रहता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये सवाल हमारी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े पॉलिसी गैप की तरफ इशारा करता है। कंजर्वेशन के इस पॉलिसी गैप से अब हम चलते हैं अपने आखिरी फ्रंट पर, गवर्नेंस सिस्टम की एक अनोखे लूपहोल पर। यहाँ हम आईएएस ऑफिसर्स की रेजिग्नेशन से जुड़ी एम्बिग्यूटी यानी अस्पष्टता को समझेंगे। देखिए, एक आईएएस ऑफिसर का रेजिग्नेशन प्रोसेस सीधा नहीं होता। ऑफिसर पहले स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को रेजिग्नेशन देता है, फिर स्टेट उसे अपनी रिकमेंडेशन के साथ आगे डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेजता है।
लेकिन असली पेंच आखिरी स्टेप में है। रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। और नो टाइम लिमिट का सीधा नतीजा होता है पॉलिटिकल लिम्बो। जब तक रेजिग्नेशन मंजूर नहीं होता, वो ऑफिसर कानूनी तौर पर गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहता है। इसका मतलब साफ है, वो आधिकारिक तौर पर पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकता। हाँ, रेजिग्नेशन रिजेक्ट करने के कुछ ऑफिशियल कारण हैं, जैसे ऑफिसर के खिलाफ कोई जांच चल रही हो या करप्शन का केस हो। लेकिन असली लूपहोल ये है कि सरकार के पास फाइल पर कोई एक्शन ना लेने का भी ऑप्शन है। वो चाहे तो उस रेजिग्नेशन पर बिना कोई फैसला लिए उसे अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। तो ये 4 अलग अलग फ्रंट्स, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस, ये सब मिलकर इंडिया की आज की जर्नी का एक स्नैपशॉट पेश करते हैं। ये दिखाते हैं कि देश एक साथ कितने जटिल और नए नए चैलेंजेस को नेविगेट कर रहा है, और इन सभी को आगे बढ़कर एड्रेस करना ही इंडिया के फ्यूचर का रास्ता तय करेगा। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Hit the bell icon for new current affairs video.